Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 6 जून 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. इस वीडियो में आज हम दो आर्टिकल्स कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज़ अबाउट म्यांमार्स इंटरनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट ऑन इंडिया. This topic is important from DS paper 2 point of view. We'll understand what is the situation in Myanmar and how can that situation have an impact on India. After this, we'll talk about China and China's growing footprints in the Pacific Islands. These are two important topics that we're going to cover in this video. So let's begin with it. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं म्यांमार के इशू से. म्यांमार की इंटरनल सिचुएशन और उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या हो सकता है. वेल, दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू because there we have our line in our syllabus. We have this topic which is called as effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest. वेल, म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार तो हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो वहाँ की इंटरनल सिचुएशन का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा, इट इज़ क्रूशियल टू असेस इट. नाउ व्हाई दिस म्यांमार इशू इज़ अगेन इन न्यूज़, विल अंडरस्टैंड एंटायर थिंग. सो राइट नाउ द प्रो मिलिट्री जनता ग्रुप इन म्यांमार के अंदर जो प्रो मिलिट्री जनता जो ग्रुप है, now they are carrying out some series of bloody attacks which are mostly targeting those people who opposed the coup last year. Last year म्यांमार में जो coup हुआ है उसको जिन जिन लोगों ने अपोज किया है उनके अगेंस्ट प्रो मिलिट्री जनता ग्रुप जो है वो अटैक कर रहा है. एंड इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एजेंसी ने ये कहा है कि अगर हम देखें that the number of people who were displaced within the strife-torn Myanmar has for the first time exceeded 1 million. 1 million लोग जो म्यांमार में रह रहे हैं वो म्यांमार के इस पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, इस स्ट्राइफ-टॉर्न म्यांमार की वजह से 1 million people डिस्प्लेस हो चुके हैं. And with well over half of the total losing their home after military took over last year. तो यहाँ से अगेन जो ग्रेविटी है सिचुएशन की वो आप यहाँ से देख सकते हैं. अब यहाँ पे दो बातें हाईलाइट हो रही हैं. एक तो ये कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हुआ है, जिन लोगों ने इसको अपोज किया अब उनके खिलाफ जो प्रो मिलिट्री ग्रुप है वो उनके ऊपर अटैक कर रहा है. तो इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कस करेंगे. देखो, सबसे पहले तो ब्रीफ आउट करते हैं कि म्यांमार में मिलिट्री कू क्यों हुआ. व्हाट लेड टू मिलिट्री कू इन म्यांमार. मिलिट्री कू हो गया, इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया और ख़ास तौर पे इंडिया का स्टैंड क्या रहा. देन विल सी द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ म्यांमार ऑन इंडिया. What are options that are available for India, and will assess also will see this entire issue in the light of India's Act East policy. So let's begin with it. So now if we talk about the background of military coup in Myanmar, what led to military coup in Myanmar. So last year 2021 beginning में म्यांमार की जो पार्लियामेंट थी, they had been expected to endorse the recent election result and approve the next government. Elections हुए, उन इलेक्शन रिजल्ट्स को एंडोर्स किया गया और जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी उसको अप्रूव किया गया. लेकिन जो मिलिट्री थी दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स. इलेक्शंस के बाद, वोट्स डलने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसे मिलिट्री ने रिफ्यूज़ करने से मना कर दिया, which was basically seen as a referendum on the popularity of Miss Aung San Suu Kyi. Now, as the head of National League for Democracy, this is the party there, Miss Aung San Suu Kyi, she had been the de facto civilian leader since her election in 2015. 2015 से लेकर ही अभी तक she was basically a de facto civilian leader. तो कहा गया कि
ये वोट्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दिस इज़ बेसिकली सीन एज अ रेफरेंडम टुवर्ड्स द पॉपुलैरिटी ऑफ मिस ऑन्ग सांग सू की. एंड देन इन नवंबर 2020 मिलिट्री सेड दैट कि जो जनरल इलेक्शंस म्यांमार में हुए थे दे वर फुल ऑफ इरेगुलरिटीज़, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं उनको वैलिड नहीं माना जाएगा. तो इलेक्शंस हुए, वोटिंग हुई, इलेक्शन रिजल्ट्स आए, नई गवर्नमेंट बनी जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के मिस ऑन्ग सांग सांगकुई फिर दोबारा जीते. 2015 से ही ये सिचुएशन चल रही है दैट शी इज़ दी फैक्टो लीडर. बट मिलिट्री ने इसे ये कह के नकार दिया कि जो इलेक्शंस इसमें बहुत इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, देयरफॉर द रिजल्ट्स आर नॉट वैलिड. जिसके बाद वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ और मिलिट्री जनता पावर में आया. After this, we should know that how the international community responded to this. तो इस पूरे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर जो म्यांमार में चल रहा था, यूनाइटेड नेशंस ने इसको लेके वार्निंग भी दी कि म्यांमार का ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये डीपन अप होता जा रहा है. एंड there is an intensification of violence, and of course because of that there is a rapid rise in poverty in Myanmar. This was something that United Nations has warned of. US की बात करें, so US के Secretary of State Antony Blinken, he accused the security forces of operating the reign of terror. तो ये भी इसके अगेंस्ट, मिलिट्री कू के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी गई है that this is the reign of terror. US, UK, European Union, they have imposed sanctions on the military officials. चाइना की अगर हम बात करें, China blocked a United Nations Security Council statement which was condemning the coup, but it has backed calls for a return to democratic norms. तो United Nations Security Council में statement थी which was condemning this coup of Myanmar, but China blocked it. But China backs Myanmar for the return of democratic norms over there. So India की अगर बात की जाए, so India had shown its commitment to build up that robust relationship with Myanmar. And इसे लेकर इंडिया ने past 2 decades में काफ़ी डेवलपमेंट भी किया है. Especially after the democratic process began in 2011, the efforts to build up a robust relationship with Myanmar, this intensified. तो म्यांमार की पोजीशन को लेकर India has taken an arguably a balanced diplomatic approach. India calls for restraint, restoration of democracy, and release of political prisoners. But on the same side, India is also maintaining its line of communication with the military. Therefore, we are saying कि जो इंडिया का जो स्टैंड है वो एक बैलेंस्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच है. एक तरफ वी आर सेइंग कि भाई दे शुड बी रिस्ट्रेंट, दे शुड बी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, दे शुड बी रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, बट वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग आवर कम्युनिकेशन विद द मिलिट्री लीडर्स. अब इसको समझने के लिए we need to understand the impact on India, what Myanmar's political situation can have the impact on India. अब देखें, म्यांमार इंडिया का नेबरिंग कंट्री है. इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ टच करता है, एंड दैट रिमेन्स ऑन द टॉप ऑफ आवर बायलैटरल एजेंडा. जब भी बायलैटरल एजेंडा की बात आती है, बायलैटरल रिलेशंस की बात आती है, हमें ये सिनेरियो देखकर चलना पड़ता है. It has hampered the India's initiative in terms of land outreach towards the vibrant economies of Southeast, and it has retarded the development in Northeast also. हमारा जो इनिशिएटिव था कि by land we can reach to the economies of Southeast Asia. How? Through Northeast. तो हमारी जो विजन थी, जो इनिशिएटिव्स थे, वो यहाँ पे हैम्पर अप हुए हैं. यहाँ से जो हमारी विजन थी कि नॉर्थ ईस्ट की जो डेवलपमेंट है वो रैपिडली होगी, वो यहाँ पे रिटार्ड हुई है. इस पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से देयर आर मैनी पीपल दोज आर फ्ली टू इंडिया, एंड जिसकी वजह से बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, which basically indicates the resurgence in anti-India posturing in the northeastern region. So
This is creating impediments to the center's overturn for future peace initiative. एंड ये जो सिचुएशन हो रही है इसका हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की उसके ऊपर भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो देन व्हाट आर द अदर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल फॉर इंडिया? सी, यहाँ पे हमारे बांग्लादेश के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. ये जो सिनेरियो चल रहा है म्यांमार में, इट इज़ गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम एक न्यू एक्सेस डेवलप करें इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड सी कनेक्टिविटी थ्रू विच वी कैन प्रमोट आवर ट्रेड एंड कॉमर्स इन साउथ ईस्ट एशिया. एंड यहाँ पे बांग्लादेश का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम हमारे जो लैंड रूट्स हैं उसका जो मल्टीट्यूड है वो अपग्रेड कर सकते हैं. वी हैव सी पोर्ट्स ऑफ मोंगला, चिटागोंग इन बांग्लादेश. वहाँ से लैंड रूट्स towards Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, this can be upgraded. Along with this, there is also a need to use inland water transport. अब जब हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बात कर रहे हैं, तो दो रिवर्स हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं, विच इज़ ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर. तो ब्रह्मपुत्र और बैराक रिवर को यूज़ करके हमारा जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है इसे एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा. एंड थ्रू बांग्लादेश वी कैन बिल्ड अप दिस न्यू एक्सेस ऑफ लैंड सी कनेक्टिविटी. सो द अदर ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल फॉर इंडिया दैट इज़ टू हैव अ फेवरेबल बायलैटरल रिलेशंस विद बांग्लादेश. यहाँ पे अगर म्यांमार की बात करें, सो देयर इज़ अ नीड फॉर दिस कंटिन्यूड एंगेजमेंट दोनों तरह से, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, विद ऑल द वेरिंग फैक्शंस इन म्यांमार. वी ऑल्सो नीड एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर. हमें कंटेनर डिपोज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, सीमलेस हाईवेज चाहिए होंगे. दीज नीड टू बी डेवलप्ड ऑन अ वॉर फुटिंग, कीपिंग द सिचुएशन इन माइंड. देयर इज़ ऑल्सो अ नीड टू एम्पावर डिपार्टमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड फैसिलिटेटिंग प्रोजेक्ट that support India's Act East policies. हमारा जो Act East policy है, म्यांमार की इस पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से उस पर जो इफेक्ट हो रहा है हमें उसे कम करना होगा. सो फॉर दैट वी नीड टू रेज एन एम्पावर डिपार्टमेंट जिससे कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग हो सके और उनको हम फैसिलिटेट कर सकें. इसमें जितनी भी क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, एक्सटर्नल अफेयर्स हो, इंडस्ट्री हो, सरफेस, रिवर ट्रांसपोर्ट, सबको इकट्ठे आकर इस पर्टिकुलर लाइन में वर्क करना होगा. We need to defang the strike capability of insurgent groups, and for that we need to create integrated defense zone. So इसे आप jointly man कर सकते हैं by Tatmada, Myanmar Army and Indian Army और Assam Rifles. So basically इंडिया को हमारा जो अनबायस्ड और जो हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी रही है, नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रैटेजी, हमें इसे इम्प्लीमेंट करना होगा. एंड विद दिस नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रैटेजी वी बेसिकली फैसिलिटेट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि इंडिया के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देयर इज़ ऑल्सो दिस नीड कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पे कंटिन्यूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहे. There should be positive overtures by the government of India. इससे सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी और साथ ही में जो लोकल्स हैं it will basically help them to reassure that the region's interest is paramount for the Indian government. और इसके अलावा इस आर्टिकल में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है. तो बेसिकली दिस फोकसेस ऑन आवर एक्सटेंडेड नेबरहुड. अब जब मैं एक्सटेंडेड नेबरहुड हम टर्म बोलते हैं तो बेसिकली मीन्स एशिया पैसिफिक रीजन. तो ये जो पॉलिसी है ये ओरिजिनली इकोनॉमिक इनिशिएटिव के तौर पे कंसीव की गई थी, बट धीरे धीरे इसके पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल डायमेंशंस भी इस पॉलिसी ने गेन कर लिए. सो इट इंक्लूड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन. इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, that has been a priority in our Act East policy.
क्योंकि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये एक तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश जैसी सारी स्टेट्स आ जाती हैं, और आसियान, इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस डेवलप होगा। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रमोट हो सके, कल्चरल टाइज स्ट्रेंथन अप हो, strategic relations develop with the countries in Asia Pacific, and for that we need a continuous engagement at the bilateral level, regional level, or even multilateral levels. And this will provide an enhanced connectivity to our northeastern regions, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मेघालय, इन सभी कंट्रीज़ की जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बूस्ट होगी. So this article was present in our Indian Express newspaper about Myanmar security situation and how it should not hobble India's Act East policy. तो important हो गया दोनों चीज़ों को relate करना. So that is what we did in this particular discussion. आगे बढ़ते हैं. हमारा next article चाइना और चाइना का जो growing influence है, growing footprint है Pacific Islands में, ये इससे related है. Again, this topic becomes important from our GS paper 2 point of view. So this entire issue is in news as the foreign minister of China is currently on an 8-day visit to 10 Pacific Island countries. And this visit is co-hosted with Fiji, the second China Pacific Island country. तो important हो जाता है ये. एक तो हम यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ कौन कौन से हैं वो जानेंगे. सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस क्या है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ का, एंड व्हाई डज चाइना वांट्स टू नो व्हाट बेसिकली चाइना इज सीकिंग टू अचीव फ्रॉम द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़. इसका इम्प्लीकेशन क्या है एंड व्हाट वुड बी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑफ इंडो पैसिफिक फॉर इंडिया. ये बार बार दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द मंथ फ्रॉम लास्ट 2 weeks. We are talking about India-Pacific region, Indo-Pacific economic framework. So Indo-Pacific की significance और same time पे China किस तरह अपना footprint increase कर रहा है in the Pacific Islands. This entire topic is important. Very important from GS paper 2 point of view. Now सबसे पहले हम Pacific Island countries की बात करते हैं. Pacific Island countries, they were formerly part of Southeast Asia and the Pacific. इसे कहा जाता था SEAP नेटवर्क, साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक नेटवर्क. ये इसका पार्ट था. पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज दे आर बेसिकली क्लस्टर ऑफ 14 स्टेट्स. 14 स्टेट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. एंड ये जो हमारा ट्रॉपिकल जोन है जहाँ से हमारा ट्रॉपिक्स पास करते हैं, जो ट्रॉपिकल जोन है पैसिफिक ओशन का बिटवीन एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द अमेरिकाज, वहाँ पे ये आइलैंड्स प्रेजेंट हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम इन द मैप ऑल्सो. 14 स्टेट्स हैं, पैसिफिक ओशन में ही हैं, तभी इनको हम क्या बोल रहे हैं, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़. एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिकाज, इनके बीच में ये प्रेजेंट हैं. अब ये 14 स्टेट्स कौन कौन से हैं भाई, ये आज आपने अपने डिटेल्ड मैप में इनको मार्क भी करना है. आपके एटलस में ओशनिया का मैप ओपन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का मैप ओपन करेंगे, और वहाँ पे ये 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ यू हैव टू मार्क. कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यू, पलाउ, पापुआ न्यू गिनिया, Samoa, Solomon, Tonga, Tuvalu and Vanuatu. These are 14 states. You have to mark these. You have to find, you have to locate. यहाँ पे आप देख रहे हो इस मैप में, लेकिन आपको अपनी एटलस में ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को मार्क करना है. ये 14 कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी, इन आइलैंड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया. ओके, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया. इसी तरह याद करेंगे आप. माइक्रोनेशिया देखें,
माइक्रोनेशिया में आपको मार्शल आइलैंड दिख रहा है, किरिबाती दिख रहा है, ठीक है, पलाऊ दिख रहा है, मार्शल, किरिबाती, पलाऊ। मेलानेशिया अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको पैपुआ न्यू गिनिया मिलेगा, सोलोमन आइलैंड मिलेगा, वनुआतू मिलेगा, फिजी मिलेगा, या एंड देन इफ यू लुक ओवर टुवर्ड्स पॉलिनेशिया तो वहाँ पे तुवालू, समोआ, टोंगा, कुक आइलैंड ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया है, इन आइलैंड्स को डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया। These islands are very small, they have very small land area. बहुत ही छोटे छोटे ये आइलैंड्स हैं, लैंड एरिया बहुत ही छोटा है। एंड ये पूरा ये जो आपका ट्रॉपिकल एरिया है, इक्वेटर से टुवर्ड्स थोड़ा नॉर्थ एंड मोस्टली टुवर्ड्स साउथ, जो इक्वेटोरियल स्वाथ है पैसिफिक ओशन का, वहाँ पे आपको ये एक क्लस्टर देखने के लिए मिलेंगे इन आइलैंड्स के। दिस नेटवर्क इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। कैन यू सी द क्लोजेस्ट बिग कंट्री अराउंड इट इज ऑस्ट्रेलिया। It's a developed country, you know, that has partnered continuously. They provide support to this network, Pacific Island countries. अब क्या है कि ये जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। Why these Pacific Island countries they are important? Number one, exclusive economic zone. They have largest exclusive economic zone. बहुत ही स्मॉल आइलैंड्स हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, बट दे हैव द लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स इन द वर्ल्ड। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब उतना ही बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल, बिकॉज नाउ यू कैन यूटिलाइज द वेल्थ ऑफ फिशरी, एनर्जी, मिनरल्स एंड अदर मरीन रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। किरिबाती छोटा सा आइलैंड है, मार्शल छोटा सा आइलैंड है। इन दोनों के अगर हम है ना ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखें, दे आर लार्जर देन दैट ऑफ इंडिया। छोटे छोटे आइलैंड्स, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दे आर वे लार्ज, जिसकी वजह से इनका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो बहुत ह्यूज है, सबसे बड़ी चीज़। साथ ही में स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बहुत है। They play an important role in power rivalry. Springboard है ये for power projection. यहाँ पे लैब बन चुकी है for developing and demonstrating the strategic capabilities. कॉलोनियल एरा से ही ये एक पावर सेंटर है। जो मेजर पावर्स रही हैं कॉलोनियल एरा की, they have competed with each other to gain over these strategic territories. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये मेजर थिएटर था। पैसिफिक आइलैंड वाज वन ऑफ द मेजर थिएटर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशली बिटवीन द इंपीरियल जापान एंड यूएस। पर्ल हार्बर याद है? नाउ बिकॉज ऑफ द रिमोटनेस ऑफ दीज आइलैंड्स फ्रॉम रशिया, फ्रॉम सोवियत यूनियन, द मेजर पॉपुलेशन सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, some of the major nuclear weapon test sites of US, UK, France, they were located here क्योंकि ये सोवियत यूनियन से दूर है। वोट बैंक की अगर हम बात करें तो अगर इन 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को इकट्ठा करके देखें, इनकी शेयर्ड इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स देखें, so they count for as many votes in United Nations. And they has that potential vote bank for major powers to mobilize the international opinion. इनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल, इनकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी इनको ये पर्सपेक्टिव देती है। तो फिर अब अगर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करें कि भाई चाइना को क्या चाहिए, व्हाट चाइना सीक्स टू अचीव फ्रॉम पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़, क्लियर हो जाएगा। देखो, चाइना एक टर्म यूज़ करता है कि हमारा हिस्टोरिकल लिंकेज है, तो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के साथ चाइना का कोई भी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल लिंकेज नहीं है, हालांकि वेस्टर्न पावर्स का है। Therefore, it's in the interest of Pacific Island countries, of relatively recent origin,
They're linked with China's rise in past few decades. जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं दे एक्चुअली लाई इन दैट नेचुरल लाइन ऑफ एक्सपेंशन. जिस तरह चाइना अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट और नेवल पावर को एक्सपैंड कर रहा है, ये उसकी लाइन में आ रहे हैं. दे आर लोकेटेड बियॉन्ड चाइनाज फर्स्ट आइलैंड चेन, जो कि चाइना का जो थ्रेशहोल्ड है इन टर्म्स ऑफ मैरीटाइम एक्सपेंशन वो रिप्रेजेंट करता है. दे आर इन द नेचुरल लाइन ऑफ एक्सपेंशन. पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दिस इज़ व्हाट इज़ रेफर टू बाय चाइना एज इट फार सीज कह रहे हैं. एंड अगर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ का कंट्रोल चाइना को मिल जाता है, देन चाइना विल बिकम एन इफेक्टिव ब्लू वाटर केपेबल नेवी, एंड देन इट इज़ जस्ट अ प्री रिक्विजिट फॉर बिकमिंग अ सुपर पावर. पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है. ऑल्सो जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर के तौर पे इमर्ज हो रहा है. तो सिमिलरली चाइना ऑल्सो वांट टू इन्फ्लुएंस द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, एंड नाउ चाइना हैज़ बिकम इवन मोर प्रेसिंग ऑन दिस मैटर. Apart from the maritime richness of the Pacific Island country, Taiwan factor is also important. Taiwan plays a major role in China's Pacific calculus. Now, China considers that Taiwan is a breakaway territory, and China is somewhat preparing what seems like an inevitably, military invasion of Taiwan. And there are only 4 Pacific Island countries that recognize Taiwan: Tuvalu, Palau, Marshall Islands and Nauru. They recognize Taiwan as a separate country. तो ताइवान फैक्टर भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये चाइना का जो मूव है, इसकी इम्प्लीकेशंस अगर हम देखें तो अब इस एरिया में चाइना ने अपने सिक्योरिटी कॉपरेशंस, अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो स्टार्ट कर दी है. चाइना हैज़ साइंड अ कंट्रोवर्शियल सिक्योरिटी डील विद सोलोमन आइलैंड, अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है, जिसके बाद ये पूरा रीजनल कंसर्न यहाँ पे रेज किया गया. There are 2 draft documents which are prepared by Chinese that gained the attention of regional leaders. एक तो था China Pacific Island Countries Common Development Vision, and the second one was China Pacific Island 5-year Action Plan on Common Development. ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो इस विजन से एक ब्रॉड प्रपोजल सामने आता है in terms of cooperation in all the areas: political, security, economic, strategic. Now, the action plan basically outlines more specific details of cooperation in the identified areas. जो Pacific Island countries हैं as a collective, they do not agree to China's extensive and ambitious proposal. इसलिए as a collective इस deal को कोई consensus नहीं मिला. But now we are seeing that there is intensification of China's diplomacy towards Pacific Island. The region that have made the powers traditionally control the regional dynamics like US, Australia more cautious. US has even started revisiting its diplomatic priority for the region. जब से चाइना और सोलोमन आइलैंड डील हुई है तब से US बहुत एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है. सो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट अगर हम इंडिया के ऊपर देखें, द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक फॉर इंडिया, इंडिया की वहाँ पे एक प्लेयर तो बन रहा है. जियोपॉलिटिकल तौर से देखें तो दिस इज़ द एरिया ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, 50% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ रहती है. डाइवर्स कल्चर है इस रीजन का. आउट ऑफ 10 लार्जेस्ट आर्मी, 7 आर प्रेजेंट ओवर हियर. देयर इज सेवरल सिक्योरिटी फोरम्स, आसियान रीजनल फोरम, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग, जियोपॉलिटिकली जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स रूट. इट हैज़ बिगेस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स रूट, एंड $5.3 ट्रिलियन का ट्रेड यहाँ पे हर साल होता है थ्रू दिस रीजन. एंड इंडिया हैज़ मोर देन 90% ऑफ द ट्रेड बाय वॉल्यूम
and 75% of by value passes through this Indo-Pacific region. इंडिया के लिए भी लीडरशिप अपॉर्चुनिटी है. ASEAN countries, they see India as a balancer to balance the growing influence of China. It also aims to become the net security provider in Indian Ocean region. तो इंडिया का भी इंटरेस्ट है यहाँ पे. Environmental importance की बात करें तो the presence of world's largest number of biodiversity hotspot, it is also essential to preserve our blue planet. With coalitions and partnerships, this will help to boost India's national capabilities and to enhance its reach and impact. We have emerging zones of regional power conflict, चाहे वो साउथ चाइना सी के अंदर मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट भी क्यों ना हो. So China can always come back with an improvised plan, which is more acceptable, and use it, further to pursue its final objectives incrementally. But a hotline can be established between US, China, Japan and India to build trust among the nations in the Indo-Pacific region. यहाँ पे जो inter-organizational dialogue forums हैं like Quad and BRICS, they may establish the annual inter-organization level meetings so that they can prepare a clear roadmap for larger, free, open and inclusive Indo-Pacific region. And here India can play a consensus maker. There should be a code of conduct for IPR region, Indo-Pacific region के लिए there should be a code of conduct, and India can insist on adoption of this. And we also have 2+2 dialogue with China. We can establish 2+2 dialogue with China, and this may help India to improve democracy, diplomacy and defense in the Indo-Pacific region. That is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.